वैसे तो हमारे देश के नेताओं को अपनी कार और अपने एसी वाले कमरे से निकलने का टाइम नहीं मिलता है, पर साल 5 साल में एक ऐसा मौका भी आ जाता है जब कोई नेता जनता का दुख सुने, कड़ी धूप में अपना पसीना बहाते हुए। लेकिन अगर आपको ऐसा दृश्य मिले तो आप चौंकना मत, क्योंकि इलेक्शंस तो आने ही वाले हैं। बीते हफ्ते इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि 4 राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं और हर पार्टी एक ही चीज बोल रही है, ओह गॉड, एक बार दिला दे। बस एक बार राज्य में सरकार बना दो, तब मिलेगा सब कुछ फ्री। और हमारा एक ही मुद्दा है, होगा बहुत सारा विकास विकास विकास। पर अगर आप एक बार पूछ लो कि विकास आखिर आप लाओगे कैसे, तब जवाब मिलता है मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। दोस्तों, वैसे इलेक्शन का मौसम ना गजब का होता है। वैसे तो 5 साल बेचारी जनता नेताओं की लाइन में लगी रहे, कभी राशन कार्ड बनाने के लिए, कभी एलपीजी की सिलेंडर लेने के लिए, कभी खुद की नोट बदलने के लिए। पर एक ऐसा मौका आता है 5 सालों में जब नेतागण जनता की लाइन में होते हैं, जब नेतागण चुपके से ही सही पर बिरयानी, दारू, कैश बांटने में लगते हैं ताकि वो किसी न किसी तरीके से इलेक्शन जीत जाए। वैसे आपको जो लेना है अपनी झोली में तो भर लो, पर वोट अपनी मर्जी से ही देने जाना। अगर हम बात करें इन चारों राज्यों की, तो इन चारों राज्यों में पहला जो राज्य है केरलम, यहाँ पे लेफ्ट फ्रंट की सरकार है। दूसरी जो राज्य है तमिलनाडु, इसमें है डीएमके प्लस कांग्रेस की सरकार। तीसरा राज्य असम, यहाँ पे बीजेपी का विराजमान है। और चौथा राज्य है तृणमूल कांग्रेस का गढ़ वेस्ट बंगाल। आसाम और वेस्ट बंगाल तो ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टेट्स है, क्योंकि ये कोई आम स्टेट्स नहीं है। यहाँ पे बैटल पूरा घमासान मचा हुआ है। अब समय आ गया है, ये हालात बदले, बंगाल के युवाओं को बंगाल में काम मिले। यहाँ पे पार्टी से अपना पूरा जोर लगा रही है किसी न किसी सरकार बन जाए। अगर हम पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर ले, तो यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वही ममता बनर्जी वाली, और विपक्ष में बैठी है बीजेपी। लेकिन अगर हम ओपिनियन पोल्स और जनता के मूड के बारे में बात करें, तो ऐसा लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को हल्का सा एज है। लेकिन अगर हमें सच में नंबर के बारे में बात करनी है, तो हमें जनरल इलेक्शन के बारे में बात करनी चाहिए, जो कि सिर्फ 2 साल पहले हुआ था वेस्ट बंगाल में। अगर हम 2024 के जनरल इलेक्शन के बारे में बात करें, तो तृणमूल कांग्रेस को 42 में से 29 सीटें मिली थी और बीजेपी को 42 में से 12 सीटें। अगर बीजेपी को जीतना है तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था जनरल इलेक्शंस में भी। पुराने नंबर्स में भी ऐसा ही फील हो रहा है कि बीजेपी के पास एक एज नहीं है अभी भी। और अगर हम हिस्टोरिकली बात करें कि वेस्ट बंगाल में सरकारें कैसे बनती है, और वेस्ट बंगाल में कोई नॉर्मल पावर ट्रांसफर नहीं होता है कि एक इलेक्शंस हुआ, इलेक्शंस में वोट दिया गया, अब सरकार बदल गई, ऐसा नहीं होता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में हिस्टोरिकली जब भी सरकारें बदली है तब बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है, बहुत ज़्यादा पब्लिक में नैरेटिव बना है कि सरकार गंदा काम कर रही है, और ऐसा लग रहा था कि इलेक्शंस वो पार्टी जीत जाएगी, ऐसा पहले ही लोगों को आइडिया होता है। जैसे अगर हम 1977 के बारे में बात करें, तो जब इमरजेंसी के बाद जो इलेक्शंस हुए वेस्ट बंगाल में, तब सबको पता था कांग्रेस हार जाएगी और लेफ्ट फ्रंट जीत सकती है। अगर हम 2011 के बारे में बात करें, तो सबको अंदाजा था कि ममता बनर्जी के पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई है और लेफ्ट फ्रंट का शासन खत्म हो सकता है। इन दोनों टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन भी था और पब्लिक में ऐसा नैरेटिव भी था कि सरकारें जो पावर में है वो हार जाएगी। पर आज के समय में ना ही राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगा है और ना ही ऐसा पब्लिक में नैरेटिव है, तो क्या बीजेपी सच में जीत सकती है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि पहले जो इलेक्शन हुए थे 2021 में, वो 8 फेजेस में हुए थे, लेकिन इस बार 2 फेजेस में हो रहे हैं। क्या बीजेपी को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो इलेक्शन जीत सकती है? इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है एसआईआर फैक्टर। एसआईआर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें उन लोगों को जो कि मिसिंग है या फिर किसी और राज्य में जा चुके हैं, उनके नामों को हटा दिया गया है। और इस बार पश्चिम बंगाल में करीब 60 से 70 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है। तो अगर हम बात करें बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में वोटों का कितना फर्क है, तो लास्ट जो आम चुनाव हुआ था उसमें करीब 2 करोड़ 30 लाख वोट्स बीजेपी को मिले और करीब 2 करोड़ 80 लाख वोट्स तृणमूल कांग्रेस को मिले। यानी कि इनमें फर्क कितना है, 50 लाख वोट्स का। और काटे कितने गए थे, करीब 60 लाख वोट्स। तो क्या ये 60 लाख वोट्स जो कि काटे गए हैं, ये क्या सच में मतलब इलीगल वोट्स है, या सच में ये रोहिंग्या है लोग हैं? मतलब इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि इन 60 लाख लोगों में से कितने रोहिंग्या है, कितने बांग्लादेशी है, कितने मतलब कि बाहर राज्यों में चले गए हैं, कितने इंडियन हैं और कितने इंडिया के बाहर से आए हुए हैं।
पर इलेक्शन कमीशन आजकल किसी पार्टी का पपेट बन चुका है जो कि उसी पार्टी के हिसाब से काम करता है। उसको किसी और चीज़ से लेना देना नहीं, डेमोक्रेसी से लेना देना नहीं, बस अपना काम करते रहो और सरकार की चाटते रहो। अगर हम बात करें असम की, तो असम में तो बोल रही है बीजेपी कि हम 100 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, पर जो राज्य के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी हालत देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि वो 100 भी सीटें जीतेंगे। ऐसा लग रहा है कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है, क्योंकि आए दिन हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदू मुस्लिम के ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे बाइपोलर इलेक्शन हो जाए, यानी हिंदू मुसलमान में इलेक्शन बढ़ जाए। अगर आप आराम से इलेक्शन जीत ही रहे हो, आपने इतना विकास कर ही दिया है, तब आप हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं इलेक्शंस में? आराम से जीत जाओ, उसमें क्या टेंशन की बात है। पर कहीं ना कहीं अगर ये हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, तो बीजेपी के पास जब प्लान ए खत्म हो जाता है, प्लान ए बीजेपी का होता है डेवलपमेंट का। और हिंदुस्तान का कोई कोना विकास से वंचित रहे तो भी मेरा सपना पूरा नहीं होता। प्रोग्रेस या फिर देश को आगे बढ़ाना। पर जब भी बीजेपी का प्लान ए फेल कर जाता है, वो प्लान ए को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, तब बीजेपी के पास होता है प्लान बी, यानी हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर एक ही समुदाय का हक है? हमने तथ्य जांचे तो ये दावा गलत लगा। अगर बीजेपी प्लान बी पे आई है, यानी कि बीजेपी को कहीं ना कहीं ऐसा खतरा लग रहा है कि वो इलेक्शंस हार सकते हैं असम में। और असम में जो जनरल इलेक्शंस हुआ था, उसमें भी बीजेपी और कांग्रेस का फर्क बहुत ज़्यादा नहीं था। दोनों पार्टीज को मिला था 37% वोट शेयर। पर क्योंकि बीजेपी का जो वोट था वो लगभग सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें स्प्रेड था, यानी लगभग जितने भी विधानसभा थी उसमें लगभग सब में एक बराबर वोट आया। पर जो कांग्रेस की जो लोकसभा सीटें थी उसमें किसी लोकसभा में बहुत ज़्यादा वोट मिला और किसी लोकसभा में वोट ही नहीं मिला। और इसीलिए देखा गया कि आसाम में लगभग 3 ही सीटें कांग्रेस जीत पाई और 7 सीटों पे बीजेपी का कब्जा हो गया। पर अगर हम वोट शेयर के बारे में बात करें तो वोट शेयर में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो क्या कौन सी पार्टी जीत सकती है वो तो देखने वाली बात होगी। और अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में हिंदुत्व का कोई बेस ही नहीं है। तमिलनाडु हमेशा से द्रविडियन आइडियोलॉजी या फिर पिछले कास्ट की पॉलिटिक्स पे भटका हुआ है। तमिलनाडु में 2 ही चीज़ चलती है, पहला डेवलपमेंट और दूसरा सोशल जस्टिस। यहाँ पे ना ही हिंदू मुस्लिम होता है और ना ही वो नैरेटिव चलते हैं जो बीजेपी अचानक से नॉर्थ इंडिया में चला देती है। तो तमिलनाडु में क्या होने जा रहा है? तमिलनाडु में 2 बड़ी पार्टीज है, पहला डीएमके, दूसरा एआईएडीएमके। कांग्रेस के साथ डीएमके का अलायंस है और बीजेपी कभी कभार एआईएडीएमके के साथ अलायंस करती है, कभी नहीं करती है। ये मेन फंडा है तमिलनाडु का। तो अगर हम बात करें कि तमिलनाडु में कौन जीत सकता है, तो लोकसभा में 39 में से 39 सीटें इंडिया गठबंधन यानी तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस जीत गई। तो क्या इतने कमाल के प्रदर्शन के बाद भी एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन बना के जीत सकती है? मैं बोल रहा हूँ, क्या अगर कोई पार्टी किसी इलेक्शंस में 100% स्कोर करती है और कैसे 2 साल के बाद उसका प्रदर्शन 50% से भी कम हो सकता है? अगर हो जाएगा तो चमत्कार है, या फिर इलेक्शंस कमीशन का भी चमत्कार हो सकता है, क्योंकि आजकल ऐसे चमत्कार होना बड़ी आम बात है बड़े स्टेट्स में। नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं केरलम। केरलम में हमेशा से ये नॉर्मली होता आ रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी का गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन आपस में स्विच करती रहती है, यानी 5 साल ये जीते 5 साल वो जीते। पिछले 10 सालों से लेफ्ट फ्रंट ने सरकार बना के रखी है। जनता में बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ। कांग्रेस का भी जनाधार काफ़ी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं केरला की पॉलिटिक्स में। राहुल गांधी जब 2019 में अमेठी से इलेक्शंस हार गए स्मृति ईरानी के खिलाफ, तब वो गए केरला में। जब केरला में वायनाड से जीते, तब कहीं ना कहीं केरला के लोगों को भी कांग्रेस के लिए सिंपैथी बढ़ी। केरला में कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि जो हिंदू वोटर्स हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े वोटर्स हैं, और जो कांग्रेस के गठबंधन के वोटर्स हैं उनमें लार्जली मुस्लिम हैं और क्रिश्चियंस हैं, और हिंदूस भी कुछ है पर ज़्यादा नहीं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने भी अपना थोड़ा जनाधार बढ़ाया है, और हमें सबको पता है बीजेपी जहाँ पे भी जनाधार बढ़ाती है वहाँ पे स्पेसिफिकली हिंदूस को ही टारगेट करती है। यानी हिंदूस जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के वोटर्स हैं, और बीजेपी ने कम्युनिस्ट पार्टी के लार्ज अमाउंट ऑफ वोटर्स को काटे हैं, और ये डायरेक्ट फ़ायदा दे रहा है कांग्रेस के गठबंधन को।
और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का गठबंधन एक तरफा इलेक्शन जीत सकता है। ये तो मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि किस स्टेट में क्या सरकार है और कौन विपक्ष में है, पर आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए किसी भी स्टेट की, कमेंट बॉक्स में उस स्टेट का नाम लिख दीजिए। मैं उस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि उस सरकार का क्या होने वाला है उस राज्य में, या फिर विपक्ष की पार्टी के जीतने कितने चांस है, या फिर क्या माहौल बन रहा है उस स्टेट में। हम वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक में इंटरेस्ट है तो उसके भी आप कमेंट में टॉपिक लिख सकते हैं, उस पर भी हम वीडियो बनाना कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।